This video is for educational and knowledge purposes only. Everything you will listen to in this video is taken from the internet, any book, or any documentary which is available to the public. मुंबई का चैम्बूर इलाका और इस इलाके में एक जगह है चरई तालाब। 26 अक्टूबर को रात के कोई 10 बज रहे थे। इतनी रात हो जाने के बावजूद चैम्बूर के चरई तालाब पर घूमने फिरने वालों की कोई कमी नहीं थी। थाना चैम्बूर के सहायक पुलिस उप निरीक्षक हनुमंत पाटिल सिपाहियों के साथ उस जगह की गश्त करते हुए चरई तालाब के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक स्थान पर काफी भीड़ जमा है। एक जगह पर इतने लोगों को इकट्ठे देखकर उन्हें लगा कि कोई गड़बड़ है और वो पता लगाने के लिए उन लोगों के पास पहुंच गए। पुलिस वालों को देखकर भीड़ एक किनारे हो गई तो उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। उस भीड़ के बीच प्लास्टिक की एक थैली में लाल कपड़ों में लिपटा हाथ पैर और सिर के बिना एक इंसानी धड़ पड़ा था। देखने में वो किसी महिला का धड़ लग रहा था। हत्या का मामला था, इसलिए सहायक पुलिस उप निरीक्षक हनुमंत पाटिल ने तालाब से धड़ बरामद होने की सूचना अपने आला अधिकारियों को दी। धड़ मिलने की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रहलाद पानसकर ने मामले की एफआईआर दर्ज करने के साथ ही इस घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों और कंट्रोल रूम को भी दी। कंट्रोल रूम में सूचना मिलते ही कई पुलिस वाले उस जगह पर पहुंचे। अभी सिर्फ धड़ ही मिला था, उसके हाथ पैर और सिर का कुछ भी पता नहीं था। धड़ के इन अंगों की काफी तलाश की गई लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। इससे पुलिस को लगा कि हत्यारा कोई ऐरा गहरा नहीं है, काफी चालाक है। उसने स्वयं को बचाने के लिए, सबूतों को मिटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने मृतक की पहचान छिपाने के लिए उसके शव के टुकड़े करके इधर उधर फेंक दिए थे। वहां इकट्ठे लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि हाथ पैर और सिर विहीन इस धड़ को तालाब से वहां घूमने आए एक युवक ने निकाला था। पुलिस ने जब उस युवक से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो मन बहलाने के लिए अक्सर इस जगह पर आया करता है और हमेशा की तरह जब वो आज इस जगह पर आया तो थकान उतारने के लिए वो तालाब के पानी में जाकर खड़ा हो गया। तभी उसे लगा कि उसके पैरों के पास कोई भारी पार्सल जैसी चीज पड़ी है। उसने ध्यान से देखा तो वो सचमुच प्लास्टिक की थैली में लिपटा एक बड़ा पार्सल था। उसने उस पार्सल को पानी से बाहर निकाल कर देखा तो उसमें से ये धड़ निकला और डर के मारे उसकी चीखें निकल गई। इसकी चीख सुनकर वहां टहल रहे लोग उसके पास आ गए। थोड़ी ही देर में वहां पर भीड़ लग गई। उसके बाद वहां पर कुछ पुलिस वाले भी आ गए। पूछताछ के बाद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रहलाद ने धड़ का पंचनामा करके उसे डीएनए टेस्ट और पोस्टमार्टम के लिए घाटकोपर के राजवाड़ी हॉस्पिटल भिजवा दिया। इसके बाद वो थाने में आकर साथियों के साथ विचार विमर्श करने लगे कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि सिर्फ धड़ से लाश का पता नहीं चल सकता था। लाश की शिनाख्त के बिना जांच को आगे बढ़ाना संभव नहीं था। थाना चैम्बूर पुलिस इस मामले को लेकर विचार विमर्श कर ही रही थी कि अपर पुलिस आयुक्त केसर खालिद, उप पुलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम और कुछ अन्य अधिकारी उस जगह पर, उस थाने पर आ पहुंचे। सारी स्थिति जानने के बाद ये अधिकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रहलाद को आवश्यक दिशा निर्देश देकर चले गए। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश के आधार पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रहलाद ने इस मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई और इस टीम का नेतृत्व पुलिस निरीक्षक सुभाष खानविलकर को सौंपा गया। पुलिस निरीक्षक सुभाष जांच को आगे बढ़ाने की रूपरेखा तैयार कर ही रहे थे कि मृतक महिला के हाथ पैर और सिर भी बरामद हो गया। उसके हाथ और सिर चैम्बूर ट्रांबे के जीटी तालाब में मिले थे तो पैर चैम्बूर की सेल कॉलोनी से। पुलिस ने इन्हें भी कब्जे में लेकर हॉस्पिटल भिजवा दिया था। बाद में हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि यह अंग इसी मृतक महिला के धड़ के थे जो चरई तालाब से बरामद हुआ था। इस तरह पुलिस की काफी टेंशन कम हो गई थी। अब उस मृतक महिला की शिनाख्त करवाना था, क्योंकि बिना शिनाख्त के जांच आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसलिए शिनाख्त करवाने के लिए पूरी टीम बड़ी सरगर्मी से जुट गई। महानगर के उपनगरों के सभी पुलिस थानों से पुलिस टीम ने पता किया कि किसी थाने में किसी महिला के गायब होने की शिकायत तो नहीं दर्ज है। इसके अलावा मुंबई महानगर से निकलने वाले सभी दैनिक अखबारों में मृतक महिला का हुलिया और फोटो छपवाकर शिनाख्त की गई। 2 दिन बीत गए। इस बीच हत्यारों को पकड़ने की कौन कहे। थाना पुलिस लाश की शिनाख्त तक नहीं करा सकी थी। मुंबई की क्राइम ब्रांच भी इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन क्राइम ब्रांच के हाथ भी अभी तक कुछ नहीं लगा था।
मृतका कौन थी, कहाँ रहती थी, उसका हत्यारा कौन था, ये सब अभी भी एक रहस्य था। दोस्तों, अगर अभी तक आप ये कहानी सुन रहे हैं तो प्लीज़ एक छोटी सी प्रार्थना, इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस छोटे से चैनल को ग्रो करने का एक छोटा सा मौका दीजिएगा। आगे की कहानी शुरू करते हैं। मामले की जांच कर रही पुलिस टीम हत्यारों तक पहुंचने की हर संभव कोशिश कर रही थी। वो महानगर के हॉस्पिटलों में डॉक्टरों, कसाईयों और पेशेवर अपराधियों की भी कुंडली खंगाल रही थी, क्योंकि मृतका की हत्या करके जिस सफाई से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए थे, यह हर किसी के वश की बात नहीं थी। पुलिस को लग रहा था कि ये काम किसी पेशेवर का ही हो सकता है। काफी कोशिश के बाद आखिर पुलिस ने 14 साल के एक ऐसे लड़के को खोज निकाला जिसने उस आदमी को देखा था जो धड़ वाला पार्सल चरई तालाब में फेंक गया था। पूछताछ में उस लड़के ने पुलिस को बताया कि उस रात 9:30 बजे के आसपास वो तालाब के किनारे बैठा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। तभी एक सुंदर स्वस्थ युवक उसके पास आया। उसके हाथों में प्लास्टिक का एक थैला था जिसमें लाल रंग के कपड़ों में लिपटा एक बड़ा सा पैकेट पार्सल जैसा था। उस युवक ने उसे पानी में फेंकने के लिए कहा। इसके लिए वह उसे कुछ पैसे भी दे रहा था। पैकेट काफी भारी और गर्म था। पूछने पर उस युवक ने बताया कि इसमें पूजा पाठ की सामग्री के अलावा कुछ ईंटें भी हैं। सामान अभी ताज़ा है, इसीलिए गर्म है। पैकेट भारी था, इसलिए लड़के ने उसे पानी में फेंकने के लिए कुछ अधिक पैसे मांगे। पैसे कम कराने के लिए वो युवक कुछ देर तक उस लड़के से चिक चिक भी करता रहा। आप देखिए कैसे कैसे लोग इस दुनिया में हैं। एक कातिल अपनी लाश को ठिकाने लगाने आता है और उसके लिए भी मोल भाव करता है। अब वो जब लड़का कम पैसे लेने के लिए तैयार नहीं हुआ तो कातिल ने खुद ही जाकर उस पैकेट को पानी में डाल दिया। जिस ऑटो रिक्शा के साथ वो आया था उसी में बैठकर वापस भी चला गया। अब लकीली उस लड़के ने ऑटो वाले का हुलिया पुलिस को बताया था। इस मामले में खास बात थी कि ऑटो वाले ने दाढ़ी रखी हुई थी। इस तरह पुलिस को अपनी जांच आगे बढ़ाने का एक रास्ता मिल गया। हालांकि रास्ता आसान तो नहीं था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने दाढ़ी रखी होती है, लेकिन फिर भी एक अंधेरी सुरंग में कुछ रोशनी नजर आई थी। अब पुलिस वाले उस दाढ़ी वाले ऑटो ड्राइवर को ढूंढने लगे। आखिर पुलिस ने उस दाढ़ी वाले ऑटो ड्राइवर को ढूंढ निकाला। पुलिस टीम ने उसे थाने ले जाकर पूछताछ की तो उसने बताया कि सर, वो आदमी मेरे ऑटो में चैम्बूर के सुभाष नगर वस्ता से बैठा था। वापस लाकर भी मैंने उसे वहीं छोड़ा था। ऑटो ड्राइवर ने यह भी बताया कि वो हिंदी और दक्षिणी भाषा मिलाकर बोल रहा था। ऑटो ड्राइवर ने उस युवक का जो हुलिया बताया था वो उस लड़के द्वारा बताए गए हुलिये से पूरी तरह मेल खा रहा था। इससे साफ हो गया था कि हत्यारा कोई और नहीं, वही युवक था जो दक्षिण भारतीय था। इसके बाद पुलिस की जांच दक्षिण भारतीय बस्तियों और दक्षिण भारतीय युवकों पर जाकर टिक गई। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर और लड़के द्वारा बताए गए हुलिये के आधार पर हत्यारे का एक स्केच बनवाकर दक्षिण भारतीय बस्ती एवं सुभाष नगर में लगवा दिए। ये सब कुछ करने में 2 दिन और बीत गए। दुर्भाग्य से इस मामले की जांच कर रही पुलिस टीम को इस सब का कोई भी फायदा नहीं मिला था। लेकिन पुलिस टीम इस सब से निराश नहीं हुई। वो पहले की तरह सरगर्मी से मामले की जांच में लगी रही। पुलिस टीम हत्यारे तक पहुंचने के लिए कड़ियां जोड़ ही रही थी कि तभी उसे थाना साकीनाका से एक ऐसी सूचना मिली जिससे लगा कि अब उसे हत्यारे तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। 4 नवंबर को दिवाली का दिन था। उस दिन साकीनाका पुलिस ने फोन द्वारा सूचना दी कि चरई तालाब में मिले धड़ वाली मृतिका का जो हुलिया बताया गया था, उस हुलिये की महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके थाने में दर्ज करवाई गई है। थाना साकीनाका में जो गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी वो गुमशुदा महिला की बहन सुहासिनी प्रसाद हेगड़े ने दर्ज करवाई थी। सूचना मिलते ही मामले की जांच कर रहे पुलिस निरीक्षक सुभाष खानविलकर ने सुहासिनी से संपर्क किया। उन्हें थाने में बुलाकर टुकड़ों टुकड़ों में मिली लाश के फोटोग्राफ्स दिखाए तो फोटो देखते ही वो रोने लग गई। सुहासिनी ने टुकड़ों टुकड़ों में मिली उस लाश की शिनाख्त अपनी बहन कांता करुणाकर शेट्टी के रूप में कर दी, जो 29 अक्टूबर से गायब थी। कर्नाटक की रहने वाली 36 वर्षीय करुणाकर शेट्टी अपने 14 वर्षीय बेटे के साथ चांदीवली के एक विंग के ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी। वो एक फैशन डिज़ाइनर थी। उसके पति करुणाकर शेट्टी का मिक्सर ग्राइंडर का अपना व्यवसाय था, लेकिन 2 साल पहले करुणाकर के व्यवसाय में ऐसा घाटा हुआ कि वो खुद को संभाल ही नहीं सके और उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके बाद कांता अकेली पड़ गई थी। अब उसका एकमात्र सहारा 12 साल का बेटा था। पति के इस कदम के बाद कांता पर मानो पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन पढ़ी लिखी कांता ने खुद को संभाला और अपने बेटे के भविष्य को देखते हुए अपने काम में लग गई। अंत में सुहासिनी ने पुलिस को बताया कि पिछले काफी समय से कांता चैम्बूर के रहने वाले किसी लड़के के साथ प्रेम संबंध में थी।
29 अक्टूबर की शाम को कांता घर से निकली थी तो वो लौटकर नहीं आई। पूरी रात उसका बेटा इंतजार करता रहा। घर में अकेले पड़े हैरान परेशान 14 साल के बेटे ने सुबह सुहासनी को फोन करके उसके मां के वापस ना आने की बात बताई। सुहासना तुरंत बच्चे के पास पहुंची और उन दोनों ने मिलकर कांता को जहां जहां उसके मिलने की संभावना थी उन जगहों पर ढूंढा, लेकिन जब कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने थाना साकीनाका में जाकर पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। सुहासनी की बातों से पुलिस टीम को उसी युवक पर संदेह हुआ जिससे कांता का प्रेम संबंध था। पुलिस कांता के बारे में जरूरी जानकारी लेने के साथ साथ उसके घर की तलाशी भी ले रही थी, शायद उस युवक तक पहुंचने का कोई सूत्र मिल जाए। लेकिन काफी मेहनत के बाद कुछ नहीं मिला तो पुलिस कांता का मोबाइल फोन लेकर थाने आ गई। अब ये एक संयोग ही था कि उस दिन वो अपना मोबाइल फोन साथ लेकर नहीं गई थी, इसीलिए पुलिस को उसका मोबाइल फोन घर पर ही मिल गया। पुलिस टीम ने कांता के नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उस नंबर से सबसे अधिक जिस नंबर पर बात हुई थी वो नंबर प्रभाकर कुट्टी शेट्टी का था। पुलिस ने उसके बारे में पता किया तो पता चला कि वो सुभाष नगर में बिल्डिंग नंबर 6M224 आचार्य मार्ग ज्वेलरी चैम्बूर में रहता है और चैम्बूर जिमखाना के रेस्टोरेंट केवी कैटरर्स में मैनेजर है। पुलिस टीम ने पहले प्रभाकर के नंबर पर संपर्क करना चाहा, लेकिन नंबर बंद होने की वजह से उससे संपर्क नहीं हो सका। उसके बाद पुलिस टीम ने उसके घर और रेस्टोरेंट पर छापा मारा। प्रभाकर पुलिस को दोनों ही जगहों पर नहीं मिला। इससे पुलिस का शक और बढ़ गया। पुलिस टीम ने उसकी सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी, साथ ही मुखबिरों को भी लगा दिया। आखिर 8 नवंबर को पुलिस ने मुखबिर की ही सूचना पर घाटकोपर की एक इमारत से प्रभाकर को गिरफ्तार कर लिया। पूरी कहानी का पता लगना और कत्ल की वजह का पता लगना अभी बाकी था। दोस्तों, अगर आप अभी तक ये कहानी सुन रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबाइएगा, एक कमेंट कीजिएगा और इस छोटे से चैनल को ग्रो करने का मौका दीजिएगा। अब प्रभाकर कुट्टी शेट्टी को थाने लाकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में पूछताछ की जाने लगी। पहले तो वो मना करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने कुछ साक्ष्य रखे तो उसने कांता की हत्या की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने उसे अदालत में पेश करके पूछताछ और सबूत जुटाने के लिए 7 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि के दौरान प्रभाकर से जो पूछताछ की गई उसने कांता शेट्टी को उसके प्रेम संबंधों को लेकर की गई हत्या की जो कहानी सुनाई वो इस तरह थी। 30 वर्षीय प्रभाकर कुट्टी शेट्टी कर्नाटक के जिला उडुपी के गांव इन्ना का रहने वाला था। पढ़ाई लिखाई करके नौकरी की तलाश में वो मुंबई चला गया था, लेकिन उसके माँ बाप, एक भाई एक बहन अभी भी वहीं रह रहे थे। उसका पूरा परिवार सभ्य, संभ्रांत और पढ़ा लिखा था, जिसकी वजह से गांव में उसका परिवार सम्मानित माना जाता था। प्रभाकर काफ़ी महत्वाकांक्षी था। पढ़ाई पूरी करके उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और काम की तलाश में मुंबई आ गया। मुंबई में उसका एक मित्र पहले से ही रह रहा था, वो भी उसी के साथ रहने लगा। थोड़ी भागदौड़ के बाद उसे एक रेस्टोरेंट में मैनेजर की नौकरी मिल गई। लगभग 1.5 साल पहले प्रभाकर कुट्टी शेट्टी की कांता से मुलाकात कर्नाटक से मुंबई आते समय ट्रेन में हुई थी। ट्रेन में दोनों की सीटें ठीक एक दूसरे के आमने सामने थी। पहले दोनों के बीच परिचय हुआ, उसके बाद बातचीत शुरू हुई तो मुंबई पहुंचते पहुंचते दोनों एक दूसरे से इस तरह खुल गए कि अपने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। फिर तो ट्रेन से उतरते उतरते दोनों ने एक दूसरे के नंबर भी ले लिए थे। कांता शेट्टी अपने घर तो आ गई थी, लेकिन उसका दिल युवा प्रभाकर के साथ चला गया था, क्योंकि यात्रा के दौरान प्रभाकर से हुई बातों ने पुरुष संबंध से वंचित कांता को हिलाकर रख दिया था। प्रभाकर का व्यवहार, उसकी बातें, उसकी स्मार्टनेस, मजबूत कदकाठी ने उसे इस तरह प्रभावित किया था कि उसके दिलो दिमाग से उतर ही नहीं रहा था। प्रभाकर ने एक बार फिर उसे पति करुणाकर शेट्टी और वैवाहिक जीवन की याद ताज़ा करवा दी थी। कांता को वो सुख याद आने लगा था जो उसे पति से मिलता था। याद आता भी क्यों ना, अभी उसकी उम्र ही कितनी थी। भरी जवानी में पति छोड़कर चला गया था। तब से वो अपने बेटे के लिए अकेली ही जिंदगी बसर कर रही थी। वो अपने काम में और बेटे में इस तरह मशगूल हो गई थी कि बाकी की सभी चीज़ें भूल गई थी। लेकिन प्रभाकर की इस मुलाकात ने उसकी उस आग को एक बार फिर भड़का दिया था, जिसे उसने पति की मौत के बाद दफन कर दिया था। जो हाल कांता का था, लगभग वैसा ही हाल अविवाहित प्रभाकर का भी था। पहली ही नज़र में कांता की सुंदरता और जवानी उसके दिल में बस गई थी। वो किसी भी तरह कांता के नज़दीक आना चाहता था, क्योंकि वो पूरी तरह से उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुका था। 2 से 4 दिनों तक तो किसी तरह उसने स्वयं को रोका, लेकिन जब नहीं रहा गया तो उसने कांता का नंबर मिला दिया।
प्रभाकर के इस फोन ने बेचैन कांता के मन को काफी ठंडक पहुंचाई। हालांकि उस दिन ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन बातचीत का रास्ता तो खुल ही गया था। इस तरह बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो जल्दी ही दोनों मिलने जुलने लगे। इस मिलने जुलने में दोनों जल्दी ही एक दूसरे के काफी करीब आ गए और उसके बाद दोनों स्वयं को संभाल नहीं सके। सारी मर्यादाएं ताक पर रखकर एक दूसरे के हो गए। मर्यादा टूटी तो सिलसिला चल पड़ा। मौका निकालकर वो शारीरिक भूख मिटाने लगे। कांता प्रभाकर में कुछ इस तरह खो गई थी कि वो स्वयं को उसकी पत्नी समझने लगी थी। फिर एक समय ऐसा आ गया कि वो प्रभाकर से शादी करने के लिए कहने लगी, लेकिन प्रभाकर कांता की तरह उसके प्यार में पागल नहीं था। वो पढ़ा लिखा और होशियार युवक था। वो कांता के प्रति जरा भी गंभीर नहीं था। वो भंवरे की तरह था। उसे फूल नहीं, उसके रस से मतलब था। उसके माँ बाप थे जिनकी गांव और समाज में इज्जत थी। अगर वो एक विधवा से शादी कर लेता तो उनकी गांव और समाज में क्या इज्जत रह जाती। इसीलिए कांता जब भी उससे शादी की बात करती, बड़ी होशियारी से वो टाल जाता। समय पंख लगाए उड़ता रहा। भंवरा फूल का रसपान करने में व्यस्त था तो फूल रसपान कराने में। अचानक कांता को कहीं से पता चला कि प्रभाकर माँ बाप की पसंद की लड़की से शादी करने जा रहा है। ये जानकर उसे झटका सा लगा। उसने जब इस बारे में प्रभाकर से बात की तो उसने बड़ी ही लापरवाही से कहा, यह तो एक दिन होना ही था। माँ बाप चाहते हैं तो शादी करनी ही पड़ेगी। कांता ने पूछा कि तुमने तो मुझसे वादा किया था, और इसका जवाब प्रभाकर ने दिया कि माँ बाप से बढ़कर किया एक वादा नहीं हो सकता, इसलिए माँ बाप का कहना मानना जरूरी है। लेकिन कांता इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इसीलिए उसने कहा कि आज तक मैं अपना तन मन तुम्हारे हवाले करती आई हूँ। तुमने जैसा चाहा वैसे मेरे मन और तन का उपयोग किया। मैंने तुम्हें हर तरह से शारीरिक सुख दिया, कभी ना नुकर नहीं की। तुम्हारी बातों से साफ लग रहा है कि तुम प्यार के नाम पर मुझे धोखा देते रहे। तुम्हें मुझसे नहीं, सिर्फ मेरे शरीर से प्यार था। लेकिन मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूं कि तुम आसानी से मुझसे पीछा छुड़ा लोगे। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हारे गांव जाकर तुम्हारे माँ बाप से अपने संबंधों के बारे में बता दूंगी। अगर इससे भी बात नहीं बनेगी तो कानून का सहारा लूंगी। कांता की इस धमकी से प्रभाकर के होश उड़ गए। उस समय तो उसने किसी तरह समझा बुझा कर कांता को शांत कर लिया, लेकिन वो मन ही मन काफी डर गया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस कांता को फूल समझकर वो सीने से लगा रहा था, एक दिन वो उसके लिए कांटा बन जाएगी। इसका मतलब यह हुआ था कि जब तक कांता नाम का ये कांटा जीवित रहेगा, समाज में इज्जत की जिंदगी नहीं जी पाएगा। इसीलिए उसने कांता रूपी इस कांटे को अपने जीवन से निकाल फेंकने का फैसला किया। 29 अक्टूबर 2013 की शाम कांता के जीवन की आखिरी शाम साबित हुई। उस शाम कांता ने प्रभाकर को फोन करके कहीं चलने के लिए अपने घर आने को कहा, तो प्रभाकर ने उसके घर जाने की बजाय कांता को यह कहकर अपने घर बुला लिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो उसके घर आ जाए। प्रभाकर की तबीयत खराब है ये जानकर कांता परेशान हो गई। वो जल्दी से तैयार हुई और प्रभाकर के घर के लिए निकल पड़ी। इसी जल्दबाजी में वो अपना मोबाइल फोन ले जाना भूल गई। जिस समय कांता प्रभाकर के घर पहुंची, वो बीमारी का बहाना लिए बेड पर लेटा था। कांता उसके पास बैठ गई तो वो उससे मीठी मीठी बातें करके उसे खुश करने की कोशिश करने लगा। उसे खुश करने के लिए उसने एक बार फिर से उससे शादी का वादा किया। उसके बाद अपनी योजना के अनुसार उसने कांता से शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की। कांता इसके लिए तैयार हो गई। उसने बाथरूम में चलने को कहा। पहले भी कई बार बाथरूम में उसके साथ शारीरिक संबंध वो बना चुका था, इसीलिए कांता खुशी खुशी बाथरूम में चलने को तैयार हो गई। बाथरूम में जाने से पहले उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए। उसके बाद बाथरूम की फर्श पर कांता के साथ शारीरिक संबंध बनाने के दौरान ही प्रभाकर ने पहले से वहां पर छिपा कर रखे चाकू से उसका गला काट दिया। कांता की मौत हो गई। उसने आराम से बाथरूम में ही शव के 3 टुकड़े किए। उसके बाद उन टुकड़ों को लाल कपड़ों में लपेटकर पैकेट बनाए और पॉलीथीन में लपेटकर आटो से अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया। उसके बाद वापस आकर बाथरूम को अच्छी तरह से साफ किया। पुलिस ने प्रभाकर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। इस छोटे से चैनल को ग्रो करने का मौका दीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे क्राइम भेड़िया चैनल पर नई कहानी के साथ। ये कहानी आपको कैसी लगी, आपके क्या थॉट्स हैं, प्लीज़ हमें बताइएगा।